चीमा साहब, इलेक्शन अल्तवा हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, नहीं मुनक्कद होंगे, तो अब तो लगता है कि अदालतों ने भी इसमें अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया। अच्छा एजाज, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब हमने इसी इशू पर बात की थी तो हमारी ये राय थी कि इलेक्शन अगर उसमें कोई भी कमी पेशी आती है, डेट आगे पीछे होती है, कोई लेट होते हैं, मुलतवी होते हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन की वजह से नहीं होंगे, वो अदालत की वजह से होंगे। ठीक है, लेकिन हम उस टाइम सुप्रीम कोर्ट का सोच रहे थे कि जो भी मामला है ना इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में है। एक जो चीज़ हम इग्नोर कर रहे थे जो उस टाइम हमारे जेहन में नहीं थी, वो एक पीटीआई की पिटीशन थी। और पीटीआई के एक वकील हैं उमैर नियाजी, इस टाइम तो पीटीआई वैसे वकीलों की पार्टी है, यानी कि बाकी लोग जो हैं वो तो नज़र नहीं आते। तो उमैर नियाजी ने उधर लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। उसने कहा जी कि ये रिटर्निंग ऑफिसर इंतज़ामिया से लगा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी से लगा रहे हैं, हमें इन पर एतमाद नहीं है और ये सिलसिला रोका जाए। अब ये है कि ये एक रुकनी बेंच को ये केस दे दिया गया और वो हैं अली बाकर नजफी जज साहब, उनको केस दिया गया कि आप इसको सुने। उन्होंने कल एक धमाकादार फैसला किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो रिटर्निंग ऑफिसर्स को इस मामले में जो इकदाम कर रहा है उसको फ़ौरन रोक दे, हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करे। अब यह है कि हाई कोर्ट का फैसला क्या है। हाई कोर्ट का फैसला उन्होंने आगे मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया है कि इस पे एक लार्जर बेंच बनाया जाए। अब लार्जर बेंच बनता है तो लार्जर बेंच ने एक दिन में तो फैसला नहीं करना, वो पता नहीं कब बनता है, अभी तक तो नहीं बना। ठीक है, हालांकि जिस तरह की सिचुएशन है, अर्जेंसी है, उसमें वो बन जाना चाहिए था। अब हम ज़रा इसका एक पस मंज़र बयान करते हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी पे बात कैसे गई। वो भी जुडिशरी की वजह से गई कि जो इलेक्शन कमीशन है, इन्होंने पहले जो चीफ जस्टिस थे उमर अताब बंदयाल, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अदलिया की तरफ से, आप अदलिया जो है हमें रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर फ्राहम करें ताकि आपकी एक ज़ेर निगरानी इलेक्शन हो जाए। उमर अताब बंदयाल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं राजा सुल्तान सिकंदर, उनको कहा जी कि मैं डायरेक्टली तो ये मेरे मातहत नहीं है जो हाई कोर्ट है, मैं इनको रिक्वेस्ट कर देता हूँ। उन्होंने साहब को लिख दिया। अब यह है कि इलेक्शन कमीशन ने उनसे रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी थी। तमाम हाई कोर्ट्स ने ना कर दी। उन्होंने कहा जी हम अपने बंदे फ्राहम नहीं कर सकते, हम जो है आपको जुडिशरी का स्टाफ, मतलब ये है कि जो सेशन जज हैं और एडिशनल सेशन जज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर लगेंगे, वो हम आपको फ्राहम नहीं कर सकते। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने शुरू में आमादगी जाहिर की कि हम फ्राहम कर देंगे। फिर उन्होंने कहा जी कि जो बाकी सूबे हैं वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी बाकी सूबे ने तो ना कर दिया, उन्होंने कहा साढ़े लो भी ना समझो। ठीक है, तो जो अदालत है, अब देखें अदालत एक तरफ इनको इलेक्शन में ये है कि इलेक्शन जो है टाइम पर होने चाहिए, हमारी जो आइनी तकाजे हैं वो पूरे नहीं हो रहे, दूसरी तरफ उसमें अगर कोई इनको हेल्प करनी पड़ती है वो भी नहीं कर रहे। अच्छा, आपने इस पर भी शिकवा नहीं है, आपको साइड पे कर दिया, ठीक है आप नहीं फ्राहम कर रहे, उसके बाद और क्या चांस है कि आपने कोई सियासी जमातों के बंदे तो रिटर्निंग ऑफिसर नहीं लगाने ना, आपके पास ब्यूरोक्रेसी बच जाती है ना। या आपने क्या यानी कि वो को मुस्तहसन अमल होगा जी कि आपको कर्नल या ब्रिगेडियर वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर लगेंगे, तो आपने इधर से लगाने हैं कोई एसी डीसी। जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है वो तो डिप्टी कमिश्नर होता है, नीचे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो मुख्तलिफ शोबों के जो सीनियर अफसरान हैं उनको रिटर्निंग ऑफिसर लगा लेते हैं। अब यह है कि इलेक्शन कमीशन ने उनकी ट्रेनिंग शुरू की हुई थी रिटर्निंग ऑफिसर्स की, और ट्रेनिंग मेरे ख्याल कोई 2 दिन हुए ट्रेनिंग शुरू हुए। उनका ख्याल था कि अब उनकी एक तकाजा और क्या है कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से पहले इनकी ट्रेनिंग करा ली जाए। अच्छा, उनकी ट्रेनिंग क्यों पहले ज़रूरी है? क्योंकि जो ही इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है तो फिर इन्हीं रिटर्निंग ऑफिसर ने आगे जो कागजात नामजदगी आ जाने हैं या जो इंतजामात होने हैं उनको इन्होंने हैंडल करना शुरू करना है। तो अगर इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद आप इनकी ट्रेनिंग शुरू कराएंगे तो इसका मतलब है कि आपका कोई टाइम तो इसी में ज़ाया हो जाएगा जी कि वो ट्रेनिंग में लगे हुए हैं, तो आपके शेड्यूल का फ़ायदा को नहीं है। अब मसला क्या आ रहा है, यानी कि जो ये लाहौर वाला फ़ैसला है इसकी क्या पेचीदगी क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने जितना टाइम को स्क्वीज़ कर सकते थे, जितना उसको कम से कम कर सकते थे कि इलेक्शन हम जितना जल्दी करा सकते हैं हल्का बंदियाँ होने के बाद, उसमें यह है कि अब उनका ये इरादा था कि हम इतवार तक हमारी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी रिटर्निंग ऑफिसर्स की, और इतवार को या सोमवार को हम जो है शेड्यूल अनाउंस कर देंगे, इतवार को कर देंगे, जो कि सोमवार से आगे उस पर
काम शुरू हो जाएगा जी, कागजात नामजदगी मिलना शुरू हो गए हैं, उधर जो है लोग आगे जमा कराना शुरू हो गए हैं वो, और उनको चाहिए कम अज़ कम 24 दिन, 54 दिन चाहिए, 54 डेज। अब जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है उसका ये मतलब है कि आपने जो 54 दिनों की, सिर्फ 54 दिनों की विंडो रखी थी वो आपकी ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब यह है कि आपको अब 15, आज 14 तारीख है मेरे, 14 दिसंबर, 14, ठीक है, 15 यानी कि को 18 को जाके इन्होंने 15, 16, 17 को करना था, यानी कि 18 दिसंबर से आगे इलेक्शन शेड्यूल जो है वो चल पड़ना था। ठीक। तो अब जो है खदशा ये है कि जिस तरीके से अभी तक हाई कोर्ट ने कुछ भी नहीं किया, आज कोई ऐसी इतलात नहीं है कि कोई लार्जर बेंच बनाए, या उन्हें चाहिए था कि अर्जेंसी को मद्देनजर रखते हुए उस पर केस पे काम शुरू कर देते, वो नहीं कर रहे। तो अब चांसेस ये पैदा हो गए हैं कि ये इलेक्शन जो है ये 8 फरवरी से आगे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ये प्रॉब्लम आ रहा है दो अदारों की तरफ से, एक हाई कोर्ट की तरफ से, और दूसरा इसका मलबा जो है तहीर का वो भी अब पीटीआई पर जाएगा कि पीटीआई की पिटीशन है, यानी कि उसको उन्होंने बुनियाद बनाया है। यानी कि अब जो बाकी जमातें हैं जिन पर इतराज आ रहा था, इसमें वो नहीं आ रही, इसमें पीटीआई पर इतराज आ रहा है और दूसरा हाई कोर्ट पर आ रहा है। एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है इसमें। एस्टैब्लिशमेंट का बाज़ का तो यह है कि वो इसकी डिफ़ॉल्ट बेनिफिशरी भी हो सकते हैं। ठीक है, हमारे जो हालात हैं इसमें ऐन मुमकिन है कि जो बेंच की तश्कील है उसमें भी उनकी कोई एक कंट्रीब्यूशन हो, काविश हो, मुझे इसका नहीं आइडिया, लेकिन यह है कि फ़र्ज़ किया कि अगर उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया तो मौका कौन फ्राहम कर रहा है। ठीक है, या इसमें एक तो पीटीआई ने पिटीशन तो इन्होंने खुद जमा कराई होगी ना, पीटीआई ने। ठीक है, बाकी ये है कि हो सकता है उन्होंने फ़ायदा उठाया, मैं तो उसको भी रूल आउट नहीं कर सकता। मुझे ये मैं एक और बैकग्राउंड देता हूँ। ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये बातें जितनी आप कर रहे हैं ये तो सामने नज़र आ रही है ना, कुछ पसे पर्दा चीज़ें भी चल रही होती हैं और उनके बहुत सारे फुटप्रिंट भी नज़र आ जाते हैं। ये इतनी आसान बात नहीं है कि इसको इस्टेब्लिशमेंट कोई बेनिफिशरी हो जाए वैसे ही, ये ऐसी आसान बात नहीं है। ये चीज़ें जो पॉलिटिकल सीन पे इस तरह नज़र आ रही होती हैं, उसके पीछे बड़े प्लेयर्स काम कर रहे होते हैं। कुछ दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनका सन इन लॉ है वो अली अफजल साई, जो कि पीटीआई का बड़ा मौसर वज़ीर था। आपको पता है उसके ऊपर फैसलाबाद में आईएसआई का जो मरकज़ है या आईएसआई का जो ऑफिस है उस पर हमला करने का इल्ज़ाम था, बड़ा संगीन इल्ज़ाम था। उसके ऊपर 9 मई के दिन बड़ी एक्टिविटी करके लोगों को मोबिलाइज करने का इल्ज़ाम था, और वो जो बुज़दार हुकूमत का सबसे मौसर वज़ीर जो था वो बंदा था। और फिर उसके बाद आपको पता है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का नाम भी उन जजों की फहरिस्त में आता था कि जो पीटीआई को और चेयरमैन पीटीआई को बड़ा, यानी कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो बहुत फ़ायदा देते हैं। ठीक है, फिर अचानक क्या हो गया कि उनकी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। कुछ हुआ है ना, वो हुआ क्या है? हुआ ये है कि अली अफजल साई जो हैं उनका नाम था ईसीएल के ऊपर। ठीक है, उनको बैरून मुल्क जाने की पाबंदी थी, उनका पासपोर्ट भी गालबन इन्होंने ब्लैक किया होगा। ईसीएल पे आए तो वो पासपोर्ट भी ऑटोमेटिक ब्लैक कर देते हैं। रातों रात ईसीएल से अली अफजल साई का नाम, जो स्टॉप लिस्ट है अली अफजल साई का नाम, एफआईए की स्टॉप लिस्ट से भी निकल गया, ईसीएल से भी निकल गया, बाकी जहाँ जहाँ पर जो थे वो निकल गया। मुझे नहीं पता अभी वो बैरून मुल्क है या नहीं, लेकिन मेरी इतला ये है कि उसके बाद वो उन्होंने बाहर जाना था, जो गालबन वो चले गए। नतीजे में क्या हुआ मेरी इतलात के मुताबिक कि जो उनके अजीज़ थे उन्होंने पैगाम भिजवाया कि जिस तरह आप, यानी कि इस अरेंजमेंट के बदले जिस तरह आप कहते हैं ना उस तरह कर लेंगे, जो बेंच आपने बनवाना है वो बना लेंगे, और मेरी तरफ से कोई रुकावट किसी किस्म की नहीं होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम तो फेस से भी जो ऊपर जा रहे होते हैं। देखें, बात यह है कि वो एक दफ़ा अजमल हटक साहब से किसी ने पूछा तालिबान के जवाल का सबब, यानी कि ये मैं बात कर रहा हूँ 2001 की, कि जब अमेरिकन आए, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई तफसील में गए बगैर कोई एक पश्तो की एक कहावत सुनाता हूँ, जिसका मतलब ये है कि एक कोई बड़ा बूढ़ा दरख्त था जिसकी जड़ें बड़ी गहरी थीं। एक दिन वो काटा गया, उसके जो साथी दरख्त थे उन्होंने पूछा कि तुम्हारी तो जड़ें बड़ी गहरी थी, तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा कि जड़ें मेरी वाकई बड़ी गहरी थीं, लेकिन जिस कुल्हाड़े से मुझे काटा गया ना उसका दस्ता मेरी लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, अब यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की चालें अपनी जगह पर हैं, और ये सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में नहीं है, सारी जगहों में अभी नहीं, यानी कि सारी जगहों पे तो हैं, लेकिन यह है कि जो मालूमात की आप बात कर रहे हैं,
पिछले दिनों एक हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस आया ठीक कि जी अभी अफगानिस्तान के लोग अफगानी चले गए हैं, तो जो नादरा की लिस्टें हैं वो रिवाइज की जाएं। ऐसे ही। ठीक है, ये बात जो है पहले कोई नादरा को भी की गई, ये बात जो है आगे कोई इलेक्शन कमीशन को भी की गई जी कि कोई एप्लीकेशन आएगी। अच्छा, उन्होंने कोई इतना एंटरटेन नहीं किया, इन्होंने आगे हाई कोर्ट में लगवा ली। हाई कोर्ट ने एंटरटेन किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ एंटरटेन इतना ही किया कि मेरे ख्याल है उसको कि जी वो समाअत होगी, वो मामला उन्होंने रोक दिया हुआ है, उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यानी कि वो एक कोशिश इधर भी कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन यह है कि उधर जो है, या तो फिर ये भी कह सकते हैं जी कि जो लाहौर में पिटीशन हुई है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो इमरान खान की मर्जी के बगैर हो सकती है। ठीक है, अगर नहीं, आपने लाहौर में पिटीशन, इस वक्त तो ये भी मैं नहीं कहता हूँ कि इमरान की मर्जी के साथ हुई है या बगैर हुई है। इमरान खान साहब भी चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी हासिल की जाए। वो तो चाहते हैं कि मेरी कोई ऐसी सुनवाई हो जाए कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मेरी यारी बहाल हो जाए। वो मैं कोई उनसे नहीं है, लेकिन इस वक्त ये पीटीआई के भी बारे में पता नहीं चल रहा कि ये कौन सी पीटीआई है, कौन सी वो वाली असल में पीटीआई ये है है। ना कि वो अपना प्रेशर तो इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि किसी तरह हमारे साथ को मुज़ाकरात किए जाएं, हमें कोई रेलिवेंट समझा जाए। ठीक है, वो अभी उनको उन पर कोई किसी किस्म के मुज़ाकरात उनके साथ किए बगैर या उनके लिए गुंजाइश निकाले बगैर जो और ऑप्शन है उनको एग्जॉस्ट कर रहे हैं। उमर, आखिरी बात मैं अपनी तरफ से करता हूँ, आप भी ऐड करना चाहिए। ये जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है ना, सिंस 58 से, अक्टूबर 58 से आज तक, इसमें लोग तो कहते हैं ना कि फ़ौज का और सियासतदानों का बड़ा रोल है। इसमें जो सबसे बड़े मुजरम है ना, इस्टेब्लिशमेंट को तो हम कहते ही कहते हैं, उसमें सबसे बड़े मुजरम मेरे ख्याल में जजेज़ हैं। आज भी ये जजेज़ जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं और माजी में भी जिस तरह से करते रहे हैं, तो ये चीज़ें कभी छुपी नहीं रहती। वक्त के साथ ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। एक वक्त था जिस वक्त बहुत सारी जो हम तारीफ़ें करते होते थे, मुझे याद है आपकी भी अच्छा ख्याल था उनके बारे में, क्या नाम है, जस्टिस नहीं, इफ्तिखार चौधरी साहब, जस्टिस इफ्तिखार साहब के बाद जो आए खोसा साहब, उनके बारे में बहुत सारे यानी कि अच्छे ख्यालात के हामिल थे। लेकिन टाइम ने क्या प्रूव किया? टाइम ने प्रूव किया कि जब भी वक्त आया इन जजेस ने कंप्रोमाइज़ किया और इन्होंने अपने पैटी मफादात के लिए और अपनी अनाओं के लिए पूरे के पूरे मुल्क को धकेल दिया। और आज भी ये काम हो रहा है, ये नहीं है कि आज ये काम ख़त्म हो रहा है, आज भी ये काम हो रहा है, माजी में भी हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट तो इसकी मुजरम है ही है, होती ही है, लेकिन जो असल किरदार होता है ये जजेस अदा करते हैं, जो उनको सपोर्ट देते हैं। बिल्कुल सही है।